Good morning, BBA BCom third year. Yesterday we have discussed about the time of supply of goods and services. Topic of time of supply is completed. Now today we have discussed. Now today we are going to start value of supply. यानी कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि टाइम यानी कि किस समय टैक्स लगेगा, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था. टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, सप्लाई यानी सर्विसेज के ऊपर कब टैक्स लगेगा या फिर गुड्स के ऊपर कब टैक्स लगेगा. बट आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना टैक्स लगेगा, यानी कि कितनी वैल्यू पर कितना टैक्स हमारा लगेगा, यानी कि कितनी वैल्यू सप्लाई की रहेगी जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा. इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट. अब तुम्हारे पास में एक्ट कौन सा है ये तुम्हें पता होना चाहिए. CGST एक्ट तुम्हारे पास में है 2017. कौन सा है? CGST एक्ट 2017 एंड इन रूल 27 to 35 ऑफ GST रूल्स. यानी कि GST के कौन से रूल्स है? 27 to 35 के रूल्स है. वो इसको क्या करेंगे, इसके इन रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई काउंट की जाएगी. किस एक्ट के अंदर? जीएसटी एक्ट 2017 जिसका सेक्शन कौन सा है? 15. इसके अंदर तुम्हारे को वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे काउंट करते हैं वो बताया जाएगा. हम पहले ही अपनी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो पहला कौन सा है? व्हेन सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. यानी कि तुम्हारा जो सप्लायर है और उसको प्राप्त करने वाला रिसिपिएंट है वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हो. नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. यानी कि पहली कंडीशंस क्या है तुम्हारी? पहली कंडीशन है व्हेन सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. यानी कि जो सप्लाई को रिसिप्ट कर रहा है वो और जो सप्लाई कर रहा है वो दोनों ही आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. आर नॉट टू ईच अदर. यानी कि ये कह रहा है कि जब तुम्हारा आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के मध्य कोई संबंध नहीं है, यानी कि एक तो हो गया आपूर्तिकर्ता और एक हो गया आपूर्ति प्राप्तकर्ता, इन दोनों के मध्य में अगर कोई संबंध नहीं है तो तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या कहलाएगी? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब दोनों की बात कर रहे हैं अपन. वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ सप्लाई. पहले गुड्स की बात की थी फिर सर्विस की बात की थी. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज दोनों साथ में चल रही है. तो यहां पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी दी ट्रांजैक्शन वैल्यू. यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या कहलाती है? सम व्यवहार मूल्य. यानी कि जितने का तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो यानी कि अगर तुम्हारा जो सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, यानी कि जो एक तो आपूर्ति प्राप्त करता और आपूर्तिकर्ता दोनों के मध्य किसी टाइप का कोई भी संबंध नहीं है तो इस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall be the transaction value. यानी कि ये कहता है कि जब अगर तुम्हारा सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता के मध्य किसी टाइप का कोई भी संबंध नहीं है तो उस कंडीशन में तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? गुड्स और सर्विस, या फिर दोनों की, या तो गुड्स की सप्लाई हो सकती है वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर
तुम्हारी सर्विस की, या फिर दोनों की क्या कहलाएगी ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो होगी, यानी कि सम व्यवहार जो मूल्य है तुम्हारा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहली कंडीशंस क्या थी कि जब तुम्हारा सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इस कंडीशन में तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी गुड्स की या फिर सर्विसेज की, या फिर दोनों की क्या होगी ट्रांजैक्शंस वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ये तुम्हारी होगी फर्स्ट कंडीशंस। नाउ जो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब तुम्हारे पास में यहाँ पर रिलेटेड पर्सन्स का मीन्स क्या होता है। यहाँ पे अपन ने पढ़ तो लिया कि रिलेटेड पर्सन यानी कि रिलेटेड टू ईच अदर। अब रिलेटेड पर्सन्स होता क्या है, यानी कि दोनों में रिलेशंस किस बात का हो सकता है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये रिलेशन है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेसेस, यानी कि अब एक पर्सन तो तुम्हारा क्या हो गया डायरेक्टर हो गया, और एक पर्सन तुम्हारा क्या हो गया क्या कहते हैं ऑफिसर हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया रिलेशंस हो गया, डीम टू बी रिलेशंस, ये तुम्हारा क्या हो गया रिलेशंस हो गया। अगला तुम्हारे पास में क्या सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, यानी लीगली वो दोनों क्या हो गए पार्टनर है अगर तुम्हारे बिजनेस के। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तो वो भी क्या हो गए रिलेटेड पर्सन हो गए। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन्स कंट्रोल एंड होल्ड 25%, यानी कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करता है, यानी कि अपने पास में 25% ऑफ शेयर्स रखता है, वोटिंग स्टॉक रखता है, वोटिंग राइट्स रखता है, तो इस कंडीशन में भी वो क्या हो गए रिलेटेड पर्सन्स हो गए। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल दी अदर, यानी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गए डायरेक्ट उनका रिलेटेड पर्सन्स हो गए। बोथ ऑफ देम दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द थर्ड पर्सन, यानी कि दोनों मिलकर के किसी अनदर थर्ड पर्सन्स को कंट्रोल कर रहे तो वो भी क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। ऑल दो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और थर्ड पर्सन्स, तो थर्ड पर्सन्स को अगर वो दोनों मिलकर के या फिर कोई एक भी कर रहा है तो वो भी क्या हो गए रिलेटेड पर्सन। दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर कोई पर्सन सेम फैमिली के मेंबर है तो वहां पर भी वो क्या कहलाएंगे रिलेटेड पर्सन्स। तो यानी कि रिलेटेड पर्सन्स होंगे तब तुम्हारे ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कब होगी जब वो दोनों क्या हो रिलेटेड नहीं हो। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि उनके बीच में किसी टाइप का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर उनके बीच में किसी टाइप का कोई भी रिलेशनशिप है तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, तो तब तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई इसकी नहीं काउंट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अगर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।